Students, good morning. Welcome to lecture number next. Lecture second. चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट डिस्कशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे. आज भी हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कल बताया गया था कि जब पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस स्पीड से मूव करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. रिलेशन जो लास्ट हमने डिस्कस कल की थी वो ये वाली थी, Vd इक्वल्स टू E इंटू वी एम एल इंटू टाउ. ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और पोटेंशियल में हमने रिलेशन फाइंड कर ली थी. अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होती है बेटा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट. देखो, मान लो आपके पास कोई ये वाला कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसका A है. जब आपने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट की, DC सोर्स आपने लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव एंड से और जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड विद स्पीड Vd, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था. तो पॉइंट इसमें करंट कितना बनेगा. इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए बेटा, तो करंट तो बनना ही बनना है. अब करंट कितना बनेगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T. अगर हमें पता लग जाए कि चार्ज कितना है और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम तो हम कैसे निकाल लेंगे, स्पीड पता है और लेंथ पता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ है, इस स्पीड से चल रहा है, लेंथ L कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा आप निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये +1 का टॉपिक आपने पढ़ रखा है. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है L, स्पीड कितनी है Vd. तो टाइम तो हम निकाल लेंगे. चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. अब उसके लिए हम अजम्पशंस लेके चलते हैं. हमने मान लिया देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स अगर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स n है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कितने आ गए, n इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम. बेटा n तो आपका यही है, वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू लेंथ. वही शेप सिलेंड्रिकल है तो एरिया इंटू लेंथ n इंटू a इंटू l. ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E. तो टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर, हो गया n इंटू ई. Q इक्वल्स टू n a l इंटू ई. ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था. चार्ज पता लग गया. टाइम का मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है कि टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. करंट, चार्ज और टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, आपके पास आएगा I इक्वल टू NALEVD अपॉन L. L से L कैंसिल हो जाएगा, NEAVD. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एरिया ऑफ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये आपके पास आ गया करंट. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो करंट बेटा क्वांटिटी कैसी है, स्केलर. उसको वेक्टर बनाने के लिए हमें L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको बोला करंट एलिमेंट. L से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया मैंने, L से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, इसमें L आ गया. अब नेगेटिव साइन आ गया. नेगेटिव साइन क्यों आया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और डायरेक्शन ऑफ करंट है अपोजिट है. करंट की डायरेक्शन क्या होती है, लास्ट टाइम कल बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव. अब जो अगला टॉपिक आता है ओम्स लॉ. देखो मैंने आपको कल भी कहा था कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज है पढ़ाने का. पहले थ्योरी सारी कवर करेंगे, फिर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे. थ्योरी अच्छे से आप कवर कर लोगे बेटा. ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और अब यहाँ दोबारा पढ़ाया जा रहा है. ओम्स लॉ क्या है कि किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या है, वो है ओम्स लॉ. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं. स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट. जितनी भी फिजिकल कंडीशंस अगर उनको कांस्टेंट रखा जाए, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं अगर उनको हम कांस्टेंट रखें तो जितना करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है. बेटा देखो, जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे
इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकते। चार्ज का फ्लो प्रॉपर नहीं हो सकता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाने से पहले आपको यही समझाया था कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है नेट वेलोसिटी जीरो है बेटा। इसका मतलब करंट कब बनेगा? जब चार्ज फ्लो करेगा और प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो स्टेटमेंट वही है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे, ना कि पोटेंशियल डिपेंड करता है करंट पे। थोड़ा समझे थ्योरेटिकली कि फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो अगर दोनों एंड्स का पोटेंशियल इक्वल है तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। दैट इज करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। पहले आप ये लिखेंगे, हाँ क्योंकि डायरेक्टली है तो मैथमेटिकल हम ऐसा लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। लॉजिकली आपका ये ठीक है, मैथमेटिकली ये दोनों डायरेक्टली हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल्स टू बेटा RI। R इज द कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से I निकल तो V अपॉन R हो जाएगा और V इक्वल टू RI बेटा। I करंट है, V पोटेंशियल है, R क्या होगा रेजिस्टेंस हो गया, और ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, और R इक्वल टू V अपॉन I। अब एक थोड़ा डाउट यहाँ आता है बच्चों को, R इक्वल टू V अपॉन I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो क्या रेजिस्टेंस इन पर डिपेंड करेगा? अगर देखें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन रियलिटी में रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है ना तो डिपेंड करता है पोटेंशियल पे और ना ही करता है करंट पे। वो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब कितना भी पोटेंशियल दे दो उसको, उसका रेजिस्टेंस वही। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस अलग डिवाइस नहीं है कोई। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे फैन हो गया, आपका कूलर हो गया, मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, फ्रिज है, AC है, TV है, ये सारे रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं। मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पावर कंज्यूम करता है वो रेजिस्टेंस कहा जाता है बेटा। जो वायर हम घर पे यूज़ करते हैं जनरली क्या होता है कि वायर का रेजिस्टेंस बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए वायर पावर कंज्यूम नहीं करते। बल्ब पावर कंज्यूम करता है, फैन पावर कंज्यूम करता है, इसलिए आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है। तो रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। अब जो फैन आपने लगा लिया घर पे, उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहना है, वो उसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। अब कितना पोटेंशियल अप्लाई कर लो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है V और I पे। इसकी यूनिट निकालना चाहें हम यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे, तो V की तो वोल्ट, करंट के एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, उसको बोला गया ओम। 10th क्लास में पढ़ रखा है सभी ने। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की हमारे पास है ओम होती है। 1 ओम कितना होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। मीन्स अगर आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और करंट 1 एम्पियर फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा? 1 ओम माना जाएगा बेटा। अब हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे तो ये डिपेंड करता नहीं, तो डिपेंड करता किस पे फिर? मीन्स किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? तो हम अब डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस और डिपेंड किस पे करता है। मोर अबाउट रेजिस्टेंस, यानी कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कि R की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट। हमें ओम्स लॉ डेराइव करना है दोबारा से कि R आया कहाँ से, R है क्या चीज़, किस चीज़ को R लिखा हमने अभी पढ़ा था I इक्वल्स टू NEAVD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। तो I इक्वल्स टू NEAVD, ये आपके पास रिलेशन आ गई। अगर मैं VD की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से तो आपके पास आएगा INEA, ये तो है ही है। VD की वैल्यू आपके पास ये है E इंटू V ML इंटू टाउ। अब बेटा V को अलग कर दो, बाकी सब एक साथ लिख लो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। I इक्वल्स टू NE स्क्वायर हो जाएगा A टाउ अपॉन ML इंटू V। और हमने थोड़ी देर पहले I इक्वल टू V अपॉन R होता है। इट मीन ये जो टर्म आपके पास है दिस इज इक्वल टू 1/R। बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन क्या है? I इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे लिखा है तो V अपॉन R। इट मीन्स V तो V है, I की जगह I है, तो 1/R इक्वल टू सारा बच गया। तो 1/R इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML, और रेसिप्रोकल कर दो, R कितना रहेगा? ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अब आपके पास फैक्टर्स आगे डिपेंड किस पे करेगा? रेजिस्टेंस की आपके पास वैल्यू है कि अब हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा। भाई मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाकी बच गए 4 फैक्टर। यहाँ से मास को छोड़ दो और E को छोड़ दो, L बच गया, N बच गया, A और टाउ बच गया। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिपेंड डायरेक्टली कर रहा है।
ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड इनवर्सली कर रहा है, मीन्स जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना लंबा वायर लोगे उतना ही उसमें करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आर इनवर्सली एरिया, जितना वायर थिक होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा आएगा, बट इनवर्सली है ना, जितना एरिया बड़ा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और करंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज करंट इज इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। देखो यहाँ से जितना आर कम करो उतना करंट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा है आपके पास टाउ, और बच गया एन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड टेम्परेचर पे करता है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, आपने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज, तो उस केस में क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। कल भी पढ़ाया गया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी कंडक्टर में दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से क्या होगा, उनका जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो कम हो जाएगा। भाई स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराने का मतलब क्या हो गया कि टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीज हो रहा है, समझ गए। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, ये आपके पास कम होगा, ये आपके पास ज़्यादा, तो आप सीधा कह सकते हो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और एन क्या है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो मैंने फैक्टर सारे लिख दिए हैं। आर डिपेंड्स ऑन लेंथ डायरेक्टली, इनवर्सली एरिया पे करता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली कर रहा है, और नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि 4 फैक्टर आपके पास आ गए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर। बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस आया क्यों, इसकी कोज क्या है। बेटा कोज क्या है, देखो कोई चीज़ फ्लो कब करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो होने से रोकना है। अब करंट को फ्लो होने से रोकना है, कोई चीज़ फ्लो कर रही है, वो कब रुक सकती है, रास्ते में कोई चीज़ लगा दो आप, या आपस में कोलिजन हो जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन है वो रेजिस्टेंस की मेन वजह है। अगर आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएंगे तो फ्लो बना रहेगा, टकराने से क्या है, स्पीड कम हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से फ्लो नहीं हो रहा जिसे हमें चाहिए। जिसमें कोलिजन नहीं होता उस केस में रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, कम होता है। तो रेजिस्टेंस का जो रीजन है वो मैंने लिख दिया है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंडक्टर। आपस में टकराते ही हैं, साथ में जो कंडक्टर की जो दीवारें हैं वहाँ भी वो टकराते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है, तो उतना फ्लो नहीं बनता, इसलिए करंट कम मिलता है हमें। आई थिंक यहाँ तक आपको ओम्स लॉ अच्छे समझ में आ गया होगा कि आर डिपेंड किस पे करता है। अभी हम डिस्कशन और भी करेंगे आर के लिए, फिलहाल ये ओम्स लॉ आपका था, इसमें अच्छे से इसको एक बार दोबारा से देख लें, और स्क्रीन तो पोज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, स्क्रीन पोज की जरूरत तब पड़ती है जो नोट्स ना भेजते हूँ। हम आपको नोट्स भेज देंगे तो स्क्रीन पोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार यहाँ समझा दिया मैंने, फिर आप नोट से पढ़ लेना और फिर नोटबुक में उनको नोट कर लेना। आपका टॉपिक 3 बार आपके सामने से निकल जाएगा, अच्छे से आपको आ जाएगा बेटा, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो जो आपका टॉपिक है वही है आर के बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी आपका, वो अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा हमारे पास डिस्कशन आर का। आर इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपका फॉर्मूला था, मैंने एल और ए पीछे कर दिया, जो आपका ये फॉर्मूला आया बेटा आर के लिए ये वाला, इसमें एल और ए को मैंने अलग कर दिया है, ये कर दिया। एम मास है, ई चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है रिलेक्शन टाइम, ये सारे कांस्टेंट है, और इनका मैंने एक नया सिंबल बना दिया, इन सब को हटा के मैंने एक चीज़ लिख दी, रो। रो क्या चीज़ है, मीन्स अगर मैं यहाँ रो की वैल्यू देखना चाहूँ तो रो की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ से रो निकालना चाहो तो एरिया ऊपर जाएगा तो आर इंटू ए अपॉन एल। रो की आपके पास 2 वैल्यू, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इसको देखेंगे तो हम कुछ नहीं बता सकते डिपेंड क्या कर रहा है, हमें डिपेंडेंस निकालनी होती है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ यहीं से निकल सकता है। रो है क्या चीज़, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आप लोगों को, कंडक्टेंस वगैरह वो सब बातें यहाँ भी पढ़ेंगे हम। रेजिस्टिविटी और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यूनिट बेटा निकालना चाहो, यूनिट निकाल लो यहाँ से, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो ओम मीटर बचेगा, ओम मीटर। केमिस्ट्री में सर ने आपको ओम सेंटीमीटर पढ़ाया गया होगा, हम सिर्फ एसआई सिस्टम की बातें कर रहे हैं, तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब रो आपके पास आ गया एम एन ई स्क्वायर टाउ, क्या इसमें कहीं लेंथ है,
क्या इसमें कहीं एरिया है? नहीं है। मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड किस पे करती है भाई? एम और ई तो कांस्टेंट है, दो ही फैक्टर बच गए, एन और टाउ। टाउ का मतलब टेम्परेचर हो गया और एन का मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर हो गया। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस चीज़ का बना हुआ है कंडक्टर डिपेंड उस पर करेगी, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर करेगी। सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। रेजिस्टेंस में 4 फैक्टर थे, इसमें 2 ही हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, किस किस पे नहीं करती? मैंने लिखा इंडिपेंडेंट, किस पे? लेंथ और एरिया पे। भाई ये मेरे पास वायर है, ये पेन मैंने एक वायर मान लिया, इसका रेजिस्टेंस जो भी है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट दूँ तो लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। आप बात समझो, जब तक मटेरियल सेम है, जब तक मटेरियल हमारे पास क्या है? सेम, रेजिस्टिविटी बेटा सेम रहेगी, रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो आपका चेंज हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को ट्रिपल कर दिया, हम नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ा, रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ा? तो लेंथ डबल करते ही बच्चों को दिमाग आता है कि भाई लेंथ चेंज हो रही है, ये फॉर्मूला दिमाग में आएगा, लेंथ डबल कर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। नहीं बेटा, सिर्फ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम ये याद रखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये तो सिर्फ यूनिट निकालने के लिए है हमारे पास। मेन फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का ये है, डिपेंड इन फैक्टर्स पे कर रही है वो, तो हम यही लेके चलेंगे। तो डिपेंड किस पे नहीं करती? लेंथ पे और एरिया पे लिख दिया मैंने। फर्दर जो आपके पास रो है इक्वल टू आर ए अपॉन एल, अगर मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ, लेंथ को 1 मीटर मान लूँ, तो ये 1 ये 1, तो रो इक्वल टू आर बच जाएगा। मीन्स रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, दोनों बराबर हो गए। कब हो गए? जब एरिया भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। अगर आपके पास कोई वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ फ्रॉक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे इस केस में हमारे पास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है लेंथ और एरिया पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कशन करेंगे, लेंथ चेंज करने से या एरिया चेंज करने, रेजिस्टेंस में चेंज कैसे और कितना आएगा, वो डिस्कस हम अभी करने वाले। अब देखिए बेटा आगे, रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है लेंथ और एरिया के साथ। एरिया को मैंने रखा है इन टर्म ऑफ रेडियस, बिकॉज एरिया ऑफ एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस चेंज होगी, पाई तो कांस्टेंट है। चेंज इन रेजिस्टेंस विद लेंथ एंड रेडियस, कि लेंथ को चेंज करने से और रेडियस चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऐसे। बेटा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, क्योंकि जब तक आपका मटेरियल सेम है रो चेंज नहीं होगा, लेंथ कितनी भी चेंज कर लो रो तो वही रहेगा। अगर हम माने कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, फॉर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कब होती है? वायर को स्ट्रेच कर दो, उसको ट्विस्ट कर दो, भाई ये वायर इसको खींच के लंबा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया तो पतला हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम तो नहीं रहेगी। इसको ट्विस्ट करके मीन्स बेंड करो फिर ट्विस्ट कर दो, लेंथ कम होगी तो एरिया बढ़ जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगी। हाँ आपने वायर को कट कर दिया, उस केस में वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो मैं कट की बात नहीं कर रहा हूँ वायर को, ना ही उसमें नया वायर जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक ही वायर के साथ चल रहा हूँ। या तो उसको स्ट्रेच किया आपने या आपने ट्विस्ट किया है, तो दोनों ही केस में लेंथ भी चेंज होगी और रेडियस भी चेंज। स्ट्रेच करोगे तो वायर लंबा होगा लेकिन पतला हो जाएगा, ट्विस्ट करोगे तो छोटा होगा लेकिन मोटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ, कि स्ट्रेच कर लो या ट्विस्ट कर लो, तो सिर्फ अगर लेंथ की बात करें, आपको लेंथ में चेंज दे रखा है, तो आंसर कैसे निकालेंगे? बेटा आर इक्वल टू रो एल बाई होता है, रो तो कांस्टेंट हो गया, तो आर डिपेंड करेगा लेंथ अपॉन एरिया पे। अब इसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, आर इक्वल टू एल बाई ए है, लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड। अब नीचे जो आपके पास ये टर्म है एरिया इंटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम बन जाएगी। तो आर जो आपके पास आ गया वो आ गया एल स्क्वायर अपॉन वी। एज हम पहले पढ़ चुके हैं वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा अगर वी आपके पास कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से वी हट जाएगा, इट मीन्स जो आपके पास आर है डिपेंड एल स्क्वायर पे कर रहा है। अब इसमें दोनों चीज़ आ चुकी हैं, सिर्फ यहाँ वो लेंथ दिख रही है, इसमें आपका एरिया भी काउंट हो चुका है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर,
मीन्स अगर लेंथ को आपने 2 टाइम्स बढ़ाया है, रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। भाई एल की जगह 12 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ गया। लेंथ को आपने 1/2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस आपका R/4 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर की फॉर्म में चलेंगे। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है, तो डबल होना है, लेकिन बेटा इसमें एरिया इंक्लूड हो जाएगा तो एल स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास आएगा। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा एल स्क्वायर की फॉर्म में। स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग में तो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल। भाई रेजिस्टेंस पहले था, लेंथ इनिशियल थी, फिर लेंथ को जो भी किया होगा वो फाइनल यहाँ आएगी, ये फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। मान लो पहले रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, लेंथ दे रखी है उसकी 2 सेंटीमीटर, बाद में लेंथ होकर दिया 4 सेंटीमीटर, क्या रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो आर इनिशियल दे दिया, लेंथ इनिशियल दे दी, लेंथ फाइनल दे दी, आर फाइनल निकल जाएगा बेटा यहाँ से। ये फॉर्मूला याद रखें। इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर रेडियस चेंज करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, वही फॉर्मूला आर इक्वल टू L/A होता है। एल एरिया को मैंने पाई आर स्क्वायर लिख लिया। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अब मैं एरिया से कर रहा हूँ, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर जो बन गया लेंथ इंटू एरिया, तो वॉल्यूम बन जाएगा। नीचे पाई आर स्क्वायर, और ये भी कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखो V अपॉन पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्सली आर की पावर 4 के साथ, आर की पावर 4। वही फॉर्मूला बन गया, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल टू आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल। देखो इनिशियल कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर रेडियस है बेटा हमारे पास, 4th पावर पे वेरी करेगा ये। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ रेजिस्टेंस का और रेडियस ऑफ द वायर का, ये रेडियस ये रेजिस्टेंस, तो बेटा ग्राफ इनवर्सली आना है। अब आता है परसेंटेज चेंज। अगर लेंथ में या रेडियस में जो परसेंटेज चेंज है लेस देन 5% है, क्या है लेस देन 5%, तो बेटा एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा आप लोगों को मैंने कि पावर आगे आएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही यूज़ करेंगे। अगर चेंज इन लेंथ मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज लेस देन 5% है तो जो पावर है उसको आगे ले आओ, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर इन पावर। ये बेटा आगे आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा 2% ऑफ लेंथ और रेडियस में आएगा 4%, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस परसेंट। पावर आ गई 2 इंटू लेंथ परसेंटेज, पावर आ गई 4 इंटू रेडियस परसेंटेज। ये कब तक एप्लीकेबल दोनों केस, जब तक चेंज क्या है लेस देन 5% है। अगर चेंज मोर देन 5% आ गया तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पर ये बन जाएगा। +1 में जब आपको एनर्जी और मोमेंटम पढ़ाया था तो मैंने डिस्कस सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, वैसे मैंने इसको निकाला मैथमेटिकली। आपको सोल्व निकालना इसको याद कर सकते हो डायरेक्टली। परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 + n/100। व्हाट इज n? n इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में आपने कितने % चेंज किया है बेटा, वो आपके पास n है। स्क्वायर -1 × 100 आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज चेंज ना लेंथ, रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लो 3% दे रखा है तो यहाँ पे 10% दे रखा है, यहाँ 10 यूज़ कर लो। 15 दे रखा है, 15 यूज़ कर लो n की जगह पे। और लेस देन 5 है तो हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सोल्व कर देंगे, उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेक्चर नंबर नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ यूटी होने वाला है, इसलिए पढ़ते रहें और लास्ट टाइम की तरह ना हो कि आप यूटी मेरे पास ना भेजें। बेटा देखो ये तो अभी ऑनलाइन बातें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि हमारा आपका आमना सामना नहीं होगा। आई थिंक आप अच्छे से समझते हो, इसलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो भी आपको पेपर भेजा रहा है उसको ईमानदारी से सोल्व करके भेज दें। मार्किंग मैं कर दूंगा, आपके मार्क्स आपके पास वापस पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, आपके भले के लिए बेटा और प्रैक्टिस जितनी होंगी अच्छी होंगी, क्योंकि बाद में इतना टाइम हमें नहीं मिलेगा कि सारा सिलेबस हम फिर से अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। प्रॉब्लम आ गई है कंट्री में तो ठीक है, तो उसमें आप भी सपोर्ट करो, आपका ही भला है इसमें। थैंक यू वेरी मच।